नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड टाइप का बॉडी प्रोसेस, जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन। राइट, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? बहुत लार्ज प्रोसेस है। डेंड्राइट्स तो स्मॉल थे, तो ये लार्ज प्रोसेस है, लार्ज प्रवर्त है। और ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जंतु से जंतु डिफर कर सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल माइक्रोन साइज का भी हो सकता है, एक स्मॉल मिलीमीटर साइज का भी हो सकता है, सेंटीमीटर साइज का भी हो सकता है। और अगर हम बात करें लॉन्ग, तो 1 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकता है। तो ब्रेन में छोटे होते हैं जो सेंटीमीटर की साइज में होते हैं, और ये 1 मीटर तक लैग में प्रेजेंट रह सकता है। लेग्स जो होते हैं उनमें ये लंबे बहुत लार्ज भी हो सकते हैं। राइट, ब्रेन के अंदर सेंटीमीटर्स में ये व्यवस्थित है। ठीक है, छोटे होते हैं। ब्रेन का साइज भी हमारे यहाँ पर छोटा प्रेजेंट है। ठीक है, तो लार्ज प्रोसेसेस है, इनकी एंडिंग्स कहाँ होती हैं? ये जो एंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टर्मिनल या फिर साइनैप्टिक नोड में, जिसे हम साइनैप्टिक बटन भी बोलते हैं। कि बाहर बटन नुमा आकृति में एक नोक, घुंडी नुमा आकृति नीचे की तरफ उपस्थित है, वहां ये एंड हो रहे। और टर्मिनल इसलिए कि इनका एंड पोर्शन यहाँ है। अब इन्हें हमने साइनैप्टिक क्यों बोला है? कि दो न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह होती है, स्पेस होती है, उसको हम नाम देते हैं साइनैप्स। तो वहां पर प्रेजेंट है क्योंकि ये, तो इसको हमने नाम दे दिया साइनैप्टिक घुंडी नॉब या फिर बटन नुमा आकृति। ऑलराइट, तो इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, एंडिंग इनकी यहाँ पे होती है। अगर हम इसकी कवरिंग की बात करें तो ये एक्सोप्लाज्म मेम्ब्रेन द्वारा कवर रहता है। ठीक है, जिसे हम एक्सोप्लाज्म तो अंदर की व्यवस्था हो गई, और इसकी जो मेम्ब्रेन होगी इसे हम बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। जैसे उसमें क्या थी? प्लाज्मा लेमा, जैसे यहाँ एक्सोलेमा बाहर की कवरिंग है, बाहर जो इसे कवर कर रहे हैं। और प्लाज्म क्या है? इसके अंदर का सब्सटेंस, अंदर का भीतरी पदार्थ जो है उसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म, वैसे एक्सॉन के अंदर जो प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। राइट, नेक्स्ट अगर हम इनकी अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया जैसी संरचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये संरचनाएं अनुपस्थित रहती हैं। और जो एसिटाइल कोलिन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में हमें इन जगह पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट रहते हैं। ये सब्सटेंसेस हैं, एक प्रकार के केमिकल्स हैं जो यहाँ पर व्यवस्थित रहते हैं। इन्हीं के साथ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह कार्य करते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि ये आगे जाकर न्यूरोट्रांसमीटर की तरह वर्क करें। दैट मीन्स ये संप्रेषण को आगे जाकर आगे भेजने का कार्य करते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोलिन सब्सटेंसेस होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का एग्जांपल दीजिए, तो उसमें आएगा एसिटाइल कोलिन, एक बहुत अच्छा न्यूरोट्रांसमीटर है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें जो सेंट्रियोल होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं एक्सॉन के अंदर। राइट, प्लस अब इन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो है मेड्यूलेटेड नर्व्स या मेड्यूलेटेड फाइबर्स, दूसरा है नॉन मेड्यूलेटेड नर्व्स या न्यूरॉन्स। तो अगर नॉन मेड्यूलेटेड है तो
तो इसका मतलब ये आच्छद द्वारा ढके हुए नहीं है। यहाँ पर ये जो मेडुलरी शीट है ये यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगी, मतलब कोई भी शीट जो है यहाँ पर एब्सेंट रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। वहीं यहाँ पर हम अगर बात करते हैं मेड्यूलेटेड है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर मेड्यूलरी आच्छद जो है, मेडुलरी शीट जो है वो प्रेजेंट है, आच्छदनुमा आकृति प्रेजेंट है, और इस आच्छदनुमा आकृति के बीच में इसे हम पहले तो बोलेंगे मेडुलरी शीट या फिर मेडुलरी आच्छद। और इसी के साथ साथ हम इसको अगर हम बोले कि ये जब भी कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, राइट, इनके बीच में संकीर्णन नामक स्ट्रक्चर संरचनाएं उपस्थित हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवायर, राइट। और मेडुलरी शीट्स का दूसरा नाम एक और होता है जिसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीट, ठीक है, या फिर माइलिन उपस्थित, राइट। ये सारे यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो नोड्स ऑफ रेनवायर कहाँ पर होंगे? सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर होंगे जहाँ पे मेडुलरी शीट प्रेजेंट नहीं है, बीच में जो संकीर्णन उपस्थित है। नोड्स ऑफ रेनवायर उन्हें हम बोलेंगे, और ये नॉन मेडुलेटेड में बिल्कुल एब्सेंट होंगे क्योंकि बीच बीच में गैप ही नहीं रहेगा। तो अगर हम इसे एनलार्ज करके देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा कि इनके अंदर हमने बहुत सारी कोशिकाओं को देखा है, ठीक है, और यहाँ तक ऐसे कोर्स यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। शीट जहाँ शीट को छोड़ दिया गया है, तो ये वाले एरियाज कहलाएंगे नोड्स ऑफ रेनवायर। अब नोड्स के बीच में जो रीजन है उसको हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनोड बोल सकते हैं, इंटरनोड हम इन्हें बोल सकते हैं। और यहाँ पर इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं दो नोड्स के बीच, राइट। और इनसे डिफरेंट कोलेट्रल्स निकलते हैं, और नीचे की तरफ इनसे हम एक्सॉन टर्मिनल्स भी बोल सकते हैं जिनको वो निकलते हैं। अब जब हम मेडुलरी शीट या माइलिनेटेड शीट की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? वाइट कलर्ड होते हैं। इन्हीं के साथ ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो फॉस्फोरस और लिपिड के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, दोनों मिलकर ये बने हैं। और ये बनते हैं हमारे श्वान सेल्स से, ठीक है, श्वान सेल्स की प्रेजेंस में ये बनते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो श्वान सेल्स ही मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं ये सेल बॉडी है। जो एक्सॉन है हमारा वो इफेरेंट पार्ट कहला सकता है, ठीक है, इफेरेंट भाग इसे हम बोल सकते हैं, इफेरेंट नर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? ऑर्गन तक लेकर जाती है, तब यहाँ से संप्रेषण को लेकर जा रही है। और डेंड्राइट्स जो है वो इफेरेंट भाग कहला सकते हैं। दैट मींस कि ये जो है इफेरेंट न्यूरॉन्स है, ये सेल बॉडी तक लेकर आ रहे हैं, नर्व इम्पल्सेस को यहाँ तक लाकर रखते हैं। इस तरह से इफेरेंट एंड इफेरेंट भी हम इन्हें बोल सकते हैं। अब अगर हम मेडुलरी शीट की बात करते हैं तो इसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं नॉर्मली, राइट। तो मेडुलरी शीट के जो फंक्शंस हैं उनमें हम बोलते हैं नॉर्मली ये क्या करेगा? ऊर्जा, एनर्जी और फूड लाने में हेल्प करेगा, भोजन लेकर आएगा और ऊर्जा प्रदान करने में एक पर्टिकुलर योगदान देता है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम मेडुलरी शीट की बात करें तो ये नर्व इम्पल्सेस को जल्दी कंडक्ट करते हैं। इनका जो कंडक्शन रेट है वो बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है। इनके कारण नर्व इम्पल्सेस बहुत जल्दी कंडक्ट हो पाते हैं। तो इन्हीं के कारण संप्रेषण जो होता है, राइट, कंडक्शन को फास्ट कर रहे हैं और इसी के साथ दूसरे प्रोसेसेस में भी हेल्प करते हैं।
जैसे हम बोलेंगे अगर मेड्यूलरी शीथ प्रेजेंट है तो वो व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर बनाने में भी हेल्प करे। तो इस तरह से इनके जो प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्प करके मेड्यूलरी शीथ एक इम्पॉर्टेंट योगदान, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे ये तीन प्रोसेसेस हमारे पास प्रेजेंट थे। सेकेंडली अगर हम सेल बॉडी को बोलते हैं तो सेल बॉडी के बहुत सारे नेम्स होते हैं, उसे किसी भी नेम की तरह यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे सेल बॉडी तो भूल ही रहे हैं, इसे हम पेरिकैरियन भी बोलते हैं, राइट, सोमा भी बोलते हैं, सोमैटिक बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से इन्हें हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है पेरिकैरियन क्या होता है ये बताएं, ठीक है। और एग्जाम में निसर्गाय बिल्कुल अनुपस्थित रहते हैं, मतलब प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर एसिटाइल कोलिन का निर्माण भी नहीं होगा। ये सिर्फ एसिटाइल कोलिन को यहाँ से यहाँ लाकर रखते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह हमारे यहाँ पर वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक चीज और हम देख लेते हैं यहाँ पर, जो हमारा ब्रेन पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है ग्रे मैटर, एक होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कुछ नहीं है, सिर्फ नर्व्स जो है, न्यूरॉन्स जो है, ये किस प्रकार से अरेंज्ड है, वहां पर व्यवस्थित है, उस बेसिस पर ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर नाम दिया जाता है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो ग्रे मैटर क्या हुआ, जहां पर ग्रे कलर्ड स्ट्रक्चर या बहुत सारे न्यूरॉन्स अरेंज हैं, और व्हाइट मैटर क्योंकि हमने बोला था मेडुलरी या माइलिनेटेड शीट श्वान सेल्स की बनी होती है, श्वान कोशिकाओं की बनी होती है, तो यहाँ पर ये व्हाइट कोशिकाएं होती हैं। तो जहां पर एक्सॉन भाग अरेंज होगा वो हमारे ब्रेन का क्या होगा, व्हाइट मैटर, श्वेत धूसर। और जहां पर हम बोलेंगे कि हमारे डेंड्राइट्स और सेल बॉडी प्रेजेंट है, वो हमारा होगा ग्रे मैटर। वो ग्रे कलर लगेगा क्योंकि वहां पे बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे लगेगा कि न्यूरॉन्स के बहुत सारे प्रवर्त जो है वो एक साथ यहाँ पर अरेंज है। अब क्योंकि यहाँ पर श्वान सेल्स, श्वान कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती, अनुपस्थित होती, इसलिए ग्रे कलर जैसा लगता है, ठीक है, होता नहीं है एग्जैक्टली ग्रे कलर। तो इस बेसिस पर हमने इसके दो पार्ट्स को नाम दिया है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कि न्यूरॉन्स के किस प्रकार डिफरेंट टाइप्स में न्यूरॉन्स को हम विभाजित करते हैं। न्यूरॉन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस कि इनके अंदर किस प्रकार से कितने प्रोसेसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उस बेसिस पर हम न्यूरॉन्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स में कि कितने प्रवर्त यहाँ पर व्यवस्थित हैं। तो सबसे पहला इसका टाइप होगा हमारा एपोलर या अध्रुवीय, जहाँ पर एक भी प्रोसेस प्रेजेंट नहीं होगा, जो भी प्रवर्त हैं वो सारे के सारे अनुपस्थित रहेंगे, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं एपोलर कि यहाँ पे एक भी प्रवर्त उपस्थित नहीं है। और ये मोस्टली हम देखते हैं भ्रूणीय एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है वहाँ पे न्यूरोएक्टोडर्म में हम इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं इस चीज को। न्यूरोएक्टोडर्म में भ्रूणीय भाग में, भ्रूण में ही हम एपोलर टाइप की कोशिकाओं को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे यूनिपोलर कोशिकाएं, जहां पर जिन्हें हम
एक प्रकार से एक ध्रुवीय कोशिकाएं भी होते हैं। जब हम इनका संरचना देखते हैं तो इनकी संरचना हमें कुछ इस प्रकार दिखती है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो साइटोन भाग है, सेल बॉडी वाला भाग है, वहां से सिर्फ एक एक्सॉन ही वहां से निकल रही है। सिर्फ एक ही प्रवर्ध है जो कि इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है या इंफॉर्मेशन ले जाने में, संप्रेषण करने में, कंडक्शन करने में हेल्प कर रहा है। इसलिए यहाँ पर एक प्रवर्ध है, ओनली वन प्रोसेस। इसलिए हमने इसको बोला है, नाम दिया है यूनिपोलर या एक ध्रुवीय। वहीं अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं नर्वस सिस्टम में। हमारी जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वहां पर इनकी उपस्थिति रहती है और इसी के साथ ये क्रेनियल नर्व्स में भी उपस्थित रहती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नर्व्स के नेम की, तो नर्व्स के नेम है यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व्स में उपस्थित रहते हैं, सेकंड वेगस नर्व्स में और थर्ड ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व्स में। राइट, यूनिपोलर है, ओनली वन प्रवर्ड उपस्थित रहेगा, सिर्फ एक एक्सॉन प्रेजेंट है, ये सेल बॉडी है और ये एक एक्सॉन व्यवस्था। ठीक है, इस तरह की संरचना यहाँ पर उपस्थित रहेगी। नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स जो होंगी वहीं पे रहेंगे, ट्राइजेमिनल, ग्लॉसोफैरिंजियल एंड वेगस नर्व्स में ही उपस्थित रहते हैं। वहीं इनका थर्ड टाइप की अगर हम बात करते हैं, तीसरे प्रकार की, तो आते हैं हमारे बाइपोलर। बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर का मतलब ये है कि इनमें दो प्रकार के प्रवर्ध जो होंगे या प्रोसेसेस निकलेंगे। राइट, जिसमें हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि एक प्रोसेस क्या होगा, एक्सॉन, और एक प्रोसेस होगा डेंड्राइट। एक्सॉन एंड डेंड्राइट यहाँ से निकलेंगे सेल बॉडी से, और इसलिए हम इन्हें बाइपोलर सेल्स या बाइपोलर न्यूरॉन्स कहते हैं, जो दो तरह से सिग्नल्स लाएंगे। एक तरफ से सिग्नल आ रहा है, एक तरफ से सिग्नल जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से।
यहाँ पे दो प्रवर्त हैं, एक तरफ डेंड्राइट्स, एक तरफ एक्सन्स, और बीच में क्या है, सेल बॉडी यानी कि कोशिका काय जिसे हम बोलते हैं। एक चीज जो हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेंड्राइट क्योंकि बाइपोलर है तो सिर्फ एक जगह पे ही खुल रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट जगह पर डेंड्राइट्स उपस्थित नहीं है। तो जब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इनको उदाहरण में देखते हैं, तो ये रेटिना में उपस्थित रहते हैं। आईज वाले भाग में जो रेटिना भाग है वहाँ पर ये उपस्थित रहेंगे, ठीक है। और इस तरह से आईज तक, रेटिना भाग तक ये संप्रेषण इसको लेकर जाए। वहीं हम थर्ड टाइप की बात करेंगे, ये हमारा तो थर्ड टाइप बाइपोलर, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ टाइप। प्रवर्तों की संख्या के बेसिस पर ही हो रहा है यहाँ पे सब कुछ, है ना। फोर्थ आते हैं हमारे मल्टीपोलर, राइट, जिनका मतलब ये हुआ कि इनमें बहुत सारे प्रवर्त, बहुत सारे प्रोसेसेस उपस्थित रहेंगे। Many processes will be present here, right? अब हम यहाँ बात करते हैं देखेंगे बहुत सारे प्रोसेसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। एक्सॉन का टर्मिनल भाग ये रहा एक्सॉन भाग, ये रहा सेल बॉडी या सोमा भाग, राइट, ये रहे डेंड्राइट्स, ऑलराइट, और ये रहा न्यूक्लियस भाग, ठीक है। इस तरह से ये व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखें, बहुत सारे प्रवर्त हैं, एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन डेंड्राइट्स में भी एक साइड ना होंगे, बहुत सारी जगह पर ये व्यवस्थित है। मतलब ये बहुत सारी जगह पर हमारे नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर सकता है, कम्युनिकेट करवा सकता है। इसी के साथ अगर हम इन्हें इस तरह से प्रेजेंट हैं तो ये कहलाएंगे नॉन मेडुलेटेड, जहाँ पे मेडुलरी शीथ अनुपस्थित है। और अगर इनमें हम देखेंगे यहाँ पर मेडिकुला जैसी शीथ प्रेजेंट हो जाती है तो ये कहलाएंगे मेडिकुलरी प्रकार के मेडुलेटेड माइलिन शीथ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। और पहले वालों में नोड्स ऑफ एम्पायर नहीं रहेंगे, यहाँ पे नोड्स ऑफ एम्पायर यहाँ पर प्रेजेंट उपस्थित रहेंगे। मल्टी प्रोसेसेस, मेनी प्रोसेसेस। और जब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इनके उदाहरण की बात करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में व्यवस्थित रहते हैं, वहाँ पर ये उपस्थित रहेंगे। और इन्हीं के साथ साथ हम इस बेसिस पर इन्हें कि प्रवर्तों की संख्या कितनी है उसके बेसिस पर 4 प्रकार में
उसके बाद यूनिपोलर एक प्रवर्त, बाइपोलर दो प्रवर्त, मल्टीपोलर बहुत सारे प्रवर्त, बहुत सारे प्रोसेसेस यहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, कार्य के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर भी इन्हें हम चार प्रकार में विभाजित कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कि इनकी कार्य जो क्षमता है उसके बेसिस पर ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला आता है एफरेंट न्यूरॉन, राइट, एफरेंट न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं कि जो हमारे सेंसरी सेल्स से, इनको हम इसलिए सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। दूसरा टाइप इसका नेम है सेंसरी न्यूरॉन्स। अब इनका कार्य क्या होता है, जो इम्पल्स हैं उनको लेकर आना, राइट। तो उनको लेकर कैसे आएंगे, सेंस, जो सेंस या सेंसरी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, वहां से ये क्या करेंगे, एफरेंट न्यूरॉन्स ब्रेन तक इम्पल्सेस को लेकर आएंगे, इसलिए इनका नाम दिया है हमने सेंसरी न्यूरॉन्स। कि रिसेप्टर सेल्स जो हैं वहां से या फिर सेंसरी सेल्स से ये ब्रेन तक लेकर आने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को ला रही है ब्रेन तक, इसलिए इन्हें नाम दिया है एफरेंट। ठीक है, वहीं इन्हीं के प्रकार की सेकंड होती है जिसे हम बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन्स, राइट, या फिर इसका सेकंड नेम है मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, इनका कार्य क्या होगा, हमारे जितने भी इफेक्टर सेल्स हैं उन तक संप्रेषण को ले जाना, या इफेक्टर ऑर्गन जो है, अंग जो है, उन तक संप्रेषणों को ले जाना। ठीक है, कहाँ से ले जाना, ब्रेन से लेकर जाना। ठीक है, एफरेंट का मतलब ये हुआ ब्रेन तक जो ला रहे एफरेंट, एफरेंट मतलब जो ब्रेन से बाहर की तरफ ले जा रहे हैं इफेक्टिव ऑर्गन तक, जिससे कि ऑर्गन मूवमेंट कर सके, और इनको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स के नाम से ये जाने जाते हैं। वहीं अगर हम इनके तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो थर्ड टाइप आता है एसोसिएशन न्यूरॉन्स। एसोसिएशन न्यूरॉन्स, राइट। एसोसिएशन न्यूरॉन्स का नाम से ही पता चल रहा है कि ये कुछ पार्ट्स को एसोसिएट करते हैं, राइट। एसोसिएट के साथ साथ हम बोल सकते हैं इनका दूसरा नाम इंटर न्यूरॉन या एडजस्टर न्यूरॉन्स। क्योंकि इंटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका कार्य क्या है, एसोसिएट करना। एडजस्टर न्यूरॉन्स, राइट। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि इनका कार्य या तो चीजों को एडजस्ट करना है, कि जैसा वातावरण है, जैसा संप्रेषण आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इनका एडजस्टमेंट करना, या फिर एसोसिएशन करना, एक साथ लाना, या फिर इंटर न्यूरॉन मतलब न्यूरॉन्स के बीच का भाग छोटे छोटे भागों में जो विभक्त है फंक्शन के बेसिस पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन न्यूरॉन्स पर प्रभाव पड़ता है लैंग्वेज का, भाषा हमारी जो होती है उसे याद कराने का कार्य करते हैं। इसी के साथ हमारी जो फीलिंग्स होती हैं और जो हमारे थॉट्स होते हैं उनको भी ये वाले न्यूरॉन्स कंट्रोल करके रखते हैं, राइट। तो मतलब इन न्यूरॉन्स का वर्क है मोस्टली हमारी भाषा पर, हमारे थॉट्स पर, हमारी फीलिंग्स पर इनका इफेक्ट होता है, और ये वहीं पर हमारे वर्क करते हैं। इस तरह से कार्य यहाँ पर करेंगे जिन्हें हम बोलते हैं एसोसिएशन या इंटर न्यूरॉन्स, राइट।
ये न्यूरॉन्स की, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स। फंक्शन के बेसिस पर है तो न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स, जिनका कार्य क्या होता है, इनमें एसिटाइलकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इनसे नर्व इंपल्स लेकर आगे की तरफ सिक्रीट की तरह वर्क करेंगे। तो अगर क्योंकि हम इनका फंक्शन बोल रहे हैं, इनका कार्य बोल रहे हैं, ये न्यूरोसेक्रेटरी है, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाहर की तरफ रिलीज करेंगे और इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रेजेंट रहती है नर्व इंपल्स की। तो वो जैसे ही नीचे जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो क्या लाएंगे, एक इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, बर्स्ट आउट करेंगे, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उन रिसेप्टर्स से बाइंड करेंगे और फिर आगे जाकर इंफॉर्मेशन को, जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करें। तो इस तरह से यहाँ पर इनका कार्य रहता है और ये इस तरह से फंक्शन कर न्यूरोसेक्रेटरी फंक्शन को शो करते हैं, न्यूरोस्रावी फंक्शन जो होता है उसे परफॉर्म करते हैं। और उसके कारण हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन, जितनी भी सूचना है वो आगे की तरफ प्रसारित की जाती है, राइट। तो इस तरह से 4 टाइप के थे, इफरेंट, एसोसिएशन न्यूरॉन्स और न्यूरोसेक्रेटरी न्यूरॉन्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है, हम नॉर्मली अगर बोले तो एक ऐसी चीज, एक बाहरी वातावरण से या फिर इंटरनल आंतरिक वातावरण से हम बात करें तो कुछ ऐसी सूचनाएं आ रही हैं जिसके कारण जो हमारा अंग है वो वर्क कर सके, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सके, ठीक है, या वो कुछ सूचना लेकर आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं स्टिमुलस, राइट। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, चाहे वो बाहर से आए, एक्सटर्नली आए, बाहर के एनवायरनमेंट से, चाहे बॉडी के अंदर से सूचनाएं इंटरनल एनवायरनमेंट से, आंतरिक वातावरण से आए, पर ऐसी सूचनाएं जो कुछ कार्य कर पा रही हैं और हमारे ऑर्गन्स को शिफ्ट कर पा रही हैं, उनको वर्क करवा पा रही है, उनको एक कार्य, कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रही हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्टिमुलस। क्लियर? स्टिमुलस हम इसी को एक और टर्म देते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, जिसका मतलब ये वही स्टिमुलस है, ऐसा स्टिमुलस है जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करा रहा है, कुछ ना कुछ चेंज क्रिएट कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं इसके कारण। तो जब भी हम स्टिमुलस की बात करेंगे तो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस की हम बात यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। तो स्टिमुलस को हम डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 प्रकार हमारा आता है स्टिमुलस का मैकेनिकल स्टिमुलस, राइट। मैकेनिकल का मतलब ये हुआ कि ये यांत्रिक जो है उनको, उनके कारण स्टिमुलस मिल रहा है, और यांत्रिक अगर चीजें हैं तो उनके कारण स्टिमुलस मिलने से क्या होगा, हमारे ऑर्गन में, हमारे फंक्शन में चेंज आएगा। तो मैकेनिकल सिस्टम्स के द्वारा यहाँ स्टिमुलस मिल रहा है, और इस मैकेनिकल सिस्टम को हम टच के थ्रू, स्पर्श के थ्रू बोलते हैं कि स्पर्श से अगर हमारे अंदर कोई चेंज आ रहा है, नर्व्स जो हैं वो संवेदना लेकर जा रही हैं, इंपल्सेस को कैरी कर रही हैं, तो हम बोलेंगे मैकेनिकल स्टिमुलस मिला है। सेकेंडली हम बात करते हैं फिजिकल स्टिमुलस। राइट, जब भी हम फिजिकल की बात करेंगे तो ये कैसा स्टिमुलस है, भौतिक स्टिमुलस है, जो कि एनवायरनमेंट में चेंज होने के कारण हो सकता है, ठीक है। तो फिजिकल फैक्टर्स के कारण जो स्टिमुलस मिल
रहा है, भौतिक कारकों के कारण जो स्टिमुलस मिलता है उसको हम नाम देते हैं फिजिकल स्टिमुलस। तो नॉर्मली हम टेम्परेचर को इसमें रखेंगे, ताप को, हीट को इसमें रखेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ जो हमारे एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होती है उसको यहाँ पर रखेंगे और उसके बेसिस पर क्या क्रियाएं ये स्टिमुलस करवाते हैं उनको हम ऑब्जर्व करें, राइट। वहीं हम थर्ड टाइप के स्टिमुलस की बात करेंगे तो वो है हमारे केमिकल स्टिमुलस, राइट। ऐसे स्टिमुलस जो केमिकल फैक्टर्स या केमिकल रासायनिक कारकों के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, राइट, और जो बॉडी में चेंजेस करवा रहे हैं। केमिकल्स में हम बात कर सकते हैं एसिड्स की, बेसिस की, एल्केलाइंस की, राइट, कुछ हार्मोन्स की भी बात कर सकते हैं, उनके कारण कुछ स्टिमुलस अगर हमें मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें फोर्थ टाइप की स्टिमुलस की तो ये हैं हमारे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस, जिसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारी बॉडी को स्टिमुलस दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट्स के द्वारा हमारी बॉडी को स्टिमुलस दे रहे हैं और वहाँ पर हमारी बॉडी के कारण कुछ एक्शन परफॉर्म करवा रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट्स आते हैं इनके अंदर। तो ये विभिन्न प्रकार के हमारे क्या है स्टिमुलस हैं जिनके बेसिस पर हमारी बॉडी डिफरेंट टाइप से फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स की। नर्व इम्पल्स हमारे क्या होता है? नर्व इम्पल्स को हम बोल सकते हैं डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसे अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे नंबर 1 साइंटिस्ट हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रॉसेट, इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ब्रॉसेट क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या बोला कि जितने भी हमारे स्टिमुलस हैं, राइट, जितने भी हमारे स्टिमुलस हैं जैसे भौतिक या मैकेनिकल यांत्रिक स्टिमुलस हैं, इनसे मिलकर एक फंक्शनल वेव उत्पन्न होती है, क्रियात्मक तरंग उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। दैट मीन्स इनके अनुसार भौतिक और यांत्रिक कारण आपस में मिलकर हमें संवेदांग देते हैं और वो संवेदांग एक क्रियात्मक हम बोल सकते तरंग को उत्पन्न करते हैं, तो उसको हम नर्व इम्पल्स का नाम देते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में, हम बोल सकते हैं जो हमारे मैकेनिकल एंड फिजिकल स्टिमुलस हैं वो आगे जाके नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और कंडक्ट करके एक फंक्शनल वेव जैसी चीज उत्पन्न करते हैं और उस वेव से हमारी बॉडी आगे जाकर फंक्शन परफॉर्म कर पाती है। तो ये डेफिनेशन थी ब्रॉसेट के द्वारा कि स्टिमुलस के कारण एक फंक्शनल वेव क्रियात्मक तरंग उत्पन्न हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे गॉथलिन। इन्होंने भी नर्व इम्पल्स को एक प्रॉपर फंक्शन, एक प्रॉपर डेफिनेशन में पुट किया। तो उन्होंने बोला कि जो फिजिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलस होते हैं वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, फिजिकल एंड मैकेनिकल, भौतिक एंड यांत्रिक स्टिमुलस हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं और उन्हीं चेंजेस को हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। मतलब हमारे नर्व्स तक कुछ इंफॉर्मेशन ला रहे हैं, कुछ सूचना ला रहे हैं और उसी सूचना के कारण हमारी बॉडी उस अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है, अपना फंक्शन दिखाती, क्रिया दिखाती है, चेंज हो रही है, वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे नर्व इम्पल्स।
कुछ सूचनाएं आ रही हैं जो हमारे नर्व्स तक, न्यूरॉन्स तक जा रही है और हमारी बॉडी में चेंजेस क्रिएट कर रही है। राइट, ये दोनों डेफिनेशन क्रॉसर और गॉथियन के द्वारा दी गई। वही अगर हम बात करें इनके कैरेक्टर्स, नर्व इम्पल्स जो होती हैं इनकी डिफरेंट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके लक्षणों की, कैरेक्टर्स ऑफ नर्व इम्पल्स। इनमें विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो ये क्या करते हैं, ओनली वन डायरेक्शन में ही जाते हैं। राइट, मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी नर्व इम्पल्सेस जा रही हैं तो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगी, पर ट्रैवल जो होगा उनका वो एक ही डायरेक्शन में रहेगा। दैट मीन्स कि अगर साइटोन तक डेंड्राइट से आ रही हैं तो डेंड्राइट से साइटोन में आएंगी, साइटोन से एक्सॉन भाग में जाएंगी और एक्सॉन भाग से हम बोल सकते हैं कि नीचे वाले टर्मिनल पोर्शन तक ये जा सकती हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है ट्रैवल का वो इसी डायरेक्शन में रहेगा, उल्टा नहीं होगा कि एक्सॉन से डेंड्राइट्स में जाए। राइट, उसी नर्व में उल्टा डायरेक्शन नहीं हो सकता। राइट, एक्सॉन से साइटोन तक जाए तो डायरेक्शन हमेशा सिंगल रहता है, वन डायरेक्शन रहता है, पर ये कहीं से भी कहीं पे भी इंफॉर्मेशन को ले जा सकते हैं, ब्रेन से ऑर्गन तक भी और ऑर्गन से ब्रेन तक भी। तो सेकेंडरी डायरेक्शन तो हम यही बोल रहे हैं कि एक न्यूरॉन में डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनका जो प्रोपेगेशन होता है वो बहुत आइसोलेटेड टाइप का प्रोपेगेशन देखने को मिलता है। दैट मीन्स आइसोलेटेड मतलब बिल्कुल अलग टाइप का कंडक्शन होता है, संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है। मतलब अगर सेल्स, नर्व सेल्स बहुत सारे ग्रुप में प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं है कि वो नर्व सेल सारे नर्व सेल्स को फंक्शन देगा। जैसे सपोज अगर हमने बात की कि ये भी एक नर्व सेल है, राइट, इसके नीचे भी एक नर्व सेल है जिसमें डेंड्राइट्स प्रेजेंट है और इस तरह से एक्सॉन प्रेजेंट है और इसके आसपास भी नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे भी प्रेजेंट है। सपोज बता रही हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है, तो ग्रुप्स में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी दे देगी, यहाँ पे भी दे देगी। आइसोलेटेड प्रोपेगेशन है, मींस ये यहाँ से इससे अटैच है तो इसी को आगे जाकर इंफॉर्मेशन देगी। ऐसा नहीं कि सारे सेल्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा, इसलिए हम इसे बोलते हैं आइसोलेटेड प्रोपेगेशन। एक बिल्कुल आइसोलेटेड वे में इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स के कारण दूसरी नर्व जो इससे अटैच है, इससे कनेक्टेड है, उसमें क्या होता है, एक्साइटेशन होता है, उत्तेजनशीलता आती है और उस एक्साइटेशन के कारण क्या होता है, हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो नर्व इम्पल्स है वो और आगे की तरफ ट्रैवल करती जाती है। एक्साइटेशन की चीज हमने यहाँ पर देखी। उसी के साथ इसका एक फंक्शन होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, राइट। इसी के साथ एक और होता है इसमें ऑल और नन सिद्धांत, ऑल या नन हाइपोथेसिस या ऑल या नन थ्योरी, जिसमें हम बोलते हैं कि या तो नर्व इम्पल्स पूरे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेकर जाएंगी या फिर बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन कैरी करके नहीं लेकर। ऑल मतलब सारी इंफॉर्मेशन को उसे पहुंचाना है, किसी इंफॉर्मेशन को उसे बीच में रोकना नहीं है। नन मतलब या तो बिल्कुल ही नहीं ले जाए, कहीं इंटरमीडिएट मीडियम टाइप का यहाँ पर हमें प्रोसेस नहीं देखने को मिलता। वहीं नर्व इम्पल्स के कारण जो मेटाबॉलिज्म है वो इजीली हो पाता है, उपापचय जो है वो भी यहाँ पर इसके कारण होती है। इसी के कारण हम बोल सकते हैं कि हार्मोन्स का भी सिक्रीशन होता है। तो नर्व इम्पल्स एक फंक्शन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है
हार्मोनों का स्राव, सिक्रीशन, राइट। इसी के साथ हम हार्मोन सिक्रीशन के अलावा अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर और क्या चीज देखने को मिलती है, फास्ट कंडक्शन, राइट। नर्व इम्पल्स फास्टली कंडक्ट करती है, इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी संप्रेषित करती है, और वो संप्रेषण हमें सबसे जल्दी कहाँ मिलता है, जहाँ पर माइलिनेटेड शीट्स हैं और नोड्स ऑफ रेनवायर व्यवस्थित, राइट। नोड्स ऑफ रेनवायर जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर बहुत जल्दी कंडक्शन ये करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं नर्व इम्पल्सेस के, कि किस तरह से नर्व इम्पल्सेस वहाँ प्रेजेंट होकर अपना लक्षण प्रदान कर रहे हैं। सॉरी, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ट्रांसमिशन ऑफ nerve impulse along medulated neurons, जिनमें मेड्यूलरी शीथ उपस्थित है, उनमें किस प्रकार से ट्रांसमिशन होता है नर्व इम्पल्स, राइट। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो ये है हमारी एक्सॉन, ठीक है। इस तरह से ये मेड्यूलरी शीथ यहाँ पर उपस्थित है। ये है हमारे नोड्स ऑफ रेनवायर, ठीक है, और ये मेड्यूलेटेड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इस प्रोसेस को मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स में किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉइले, उन्होंने ऑब्जर्व करके इस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, राइट। तो यहाँ पर नोड्स ऑफ रेनवायर उपस्थित रहते हैं और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज यहाँ पर इस तरह से होता है। आगे की तरफ क्या होना है, इम्पल्सेस को कैरी ऑन होना। तो इस तरह के ट्रांसमिशन को हम सॉल्टेटरी कंडक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जहां पे हम बोल के चल रहे हैं कि वेव फॉर्म में या डांसिंग फॉर्म में हमें इम्पल्सेस विजिबल होती है, डांस करती हुई, नाचती हुई दिखती है, ठीक है। इसलिए हमने इसको नाम दिया है सॉल्टेटरी कंडक्शन और डांसिंग फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर Na+ यहाँ पर अंदर एंटर करता है तो उसके कारण डीपोलराइजेशन यहाँ पर होता है, राइट। Na+ के कारण डीपोलराइजेशन वेव यहाँ पर उत्पन्न होती है और उस डीपोलराइजेशन को हम कहाँ देखते हैं, नोड ऑफ रेनवायर, राइट। सिर्फ इसी जगह पर ये जो पोर्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है डीपोलराइजेशन वेव, पर क्योंकि ये कनेक्टेड हैं तो डीपोलराइजेशन जहाँ पे मेड्यूलरी शीथ है इस वाले एरिया में भी हमें देखने को मिल सकता है
जो वेव है, तरंग है, वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है क्योंकि ये कनेक्टेड है। पर क्योंकि हम देखते हैं ऊपर से तो हमें दिखता है कि यहाँ पर डिपोलराइजेशन हुआ, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है ये वाला प्रोसेस, राइट। तो जब भी हम ट्रांसमिशन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स की तरफ देखेंगे तो ये प्रोसेस यहाँ पर बहुत फास्ट हो जाता है, कंडक्शन जो है उसमें रेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसके कारण जो मेटाबॉलिज्म है वो भी बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं अगर हमें उपापचय दर बढ़ानी है तो मेड्यूलेटरी शीथ होनी ज़रूरी है हमारे उन ऑर्गेनिजम्स में मेड्यूलेटरी शीथ की प्रेजेंस होनी चाहिए, ये उपस्थित होने चाहिए, तभी हमारा कंडक्शन रेट फास्ट हो पाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर पाएगा, राइट। तो जब भी अगर नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पल्स ऐसे दिखती है कि ये यहाँ से डांस करती हुई यहाँ पे आई, यहाँ से डांस करती हुई इसने यहाँ पर चेंजेस किए, डीपोलराइजेशन किया, यहाँ से एनिकस अंदर गया, इसने यहाँ पर डीपोलराइजेशन किया और इस तरह से ये डांस करते हुए आगे की तरफ पूरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को आगे ट्रैवल करवाती है, राइट। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है, केमिकल बेसिस पर नहीं है, यहाँ पर इम्पल्सेस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल बेसिस पर ही यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हम बोल रहे हैं इनका मोड जो है ट्रांसमिशन का वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो ये कूदती हुई नजर आती है, हमें वेवी फॉर्म में नजर आती है, लेकिन डीपोलराइजेशन यहाँ पे भी होता है जहाँ पर मेड्यूलरी शीथ प्रेजेंट एक्सॉन वाले पूरे पार्ट में होता है, बट इनके कारण क्या हो जाता है क्योंकि वहाँ पे गैप्स प्रेजेंट है, नोड्स ऑफ रिनवायर प्रेजेंट है, तो उन नोड्स ऑफ रिनवायर में हम देखते हैं कि बहुत जल्दी Na+ अंदर आता है, गैप है तो Na+ अंदर भी आएगा और डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली यहाँ पर वर्क ऑन करते रहेंगे और चलते रहेंगे। वहीं अगर यहाँ पर मेड्यूलरी शीथ एब्सेंट होती तो थोड़ा सा हमें कंडक्शन प्रोसेस स्लो दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पर मोड ऑफ रिनवायर नहीं होते और इसी डांसिंग फॉर्म में जो कंडक्शन हो रहा था हमारे वेव्स का, हमारी इंफॉर्मेशन का, वो प्रॉपर्ली उस तरह से नहीं हो पाता, राइट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स मेड्यूलरी न्यूरॉन्स की तरफ हो रही। अब अगर हम बात करते हैं साइनैप्स की, साइनैप्स भाग की, तो साइनैप्स भाग हमने बोला था कि एक्सॉन टर्मिनल के नीचे एक एक्सॉन टर्मिनल और एक दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जो है उन दोनों के बीच वाले भाग को हमने साइनैप्स नाम दिया था। अब क्योंकि उसे हमने साइनैप्स दिया है, बीच वाला भाग है, तो वहाँ से हम बात करते हैं जब भी ट्रांसमिशन की तो वहाँ पे भी दो प्रकार के ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलते हैं। एक होगा हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, एक केमिकल ट्रांसमिशन मोस्टली न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होता है, जैसे हम एसिटाइलकोलिन कहते हैं। और एसिटाइलकोलिन का फॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि किसके द्वारा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो उपस्थित है सेल बॉडी में, वहाँ पे उस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एसिटाइलकोलिन निर्मित होता है और फिर वहाँ से ये कहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है, एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स पे जो घुंडीनुमा आकृति है, लॉग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पर आकर ये इकट्ठे हो जाते हैं। और बाद में जब भी नीड होगा, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे साइनैप्स को, तो हम देखेंगे कि किस तरह से एसिटाइलकोलिन फट के एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन चैनल क्रिएट करके आगे इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर तो हमने पढ़ा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स अलोंग मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। मेड्यूलेटेड न्यूरॉन्स में इस तरह से वर्क करती है।